हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं भाषा सेकंड में आपका जो भाग सेकंड आपका रहता है, यानी कि भाषा फर्स्ट आपका हिंदी का पोर्शन रहता है। साथियों, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, इन सभी परीक्षाओं में चाहे आपका जूनियर का टेट हो चाहे आपका वो प्राइमरी का टेट हो, ठीक है। तो इसमें आपका जो भाग सेकंड रहता है, तो भाग सेकंड में आपकी भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी रहती है, ठीक है। तो आज आप लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि आपको एक भाग आपका सेकंड जो रहता है वो रहता है आपका 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक का। तो आज आप लोग 30 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित हैं और आपको एकदम से बिल्कुल जैसा प्रैक्टिस सेट पेपर आपको वहाँ एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपका आता है, उसी प्रकार से आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर तैयार किया गया है। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा वॉच करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखना है आपको। अगर पसंद आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तब आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देते चलना है और लास्ट में हमें अपने नंबर को काउंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है कि विद्यालय शब्द में है, तो विद्यालय शब्द में कौन सी आपकी संधि है, ये पूछा जा रहा है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका आंसर हो, तो विद्यालय शब्द में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी। तो विद्यालय आप में आपकी जो संधि होगी उसमें दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ यानी कि स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि होगी, लेकिन यहाँ पर स्वर संधि दिया हुआ है, ठीक है। तो स्वर में आपका अलग अलग से आ जाते हैं, ठीक है। दीर्घ हो, व्यंजन हो, अयादि हो, ठीक है। तो ये आपके स्वर संधि के भेद होते हैं। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पा प्लस वन, पा प्लस अन, पो प्लस अन या पा प्लस पव प्लस ना, ठीक है। तो पवन शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। तो संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा आपको। साथियों, संधि विच्छेद आपको पढ़ा दिए गए हैं, सारे के सारे बता दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो पो प्लस अन यानी कि पवन, आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सभी आप लोग आंसर देते चलिएगा दोस्तों इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं। एक वचन, दो वचन, तीन वचन या फिर अनगिनत। तो कितने होते हैं हिंदी में वचन। तो साथियों, हिंदी में पूछा जा रहा है, तो आपकी हिंदी में कितने वचन होते हैं, दो वचन होते हैं, ठीक है। एक वचन और आपका बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगरा का बहुवचन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर जरूर बताएंगे। क्या हो जाएगा आगरा का बहुवचन। आगरे, आगरव, आगरई या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, कई लोग लगाते हैं आगरव, ठीक है, लेकिन भाइयों आगरा यानी कि सिटियों का बहुवचन नहीं होता है और आगरा का भी बहुवचन नहीं होगा। तो बहुवचन नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या फिर पदबंध। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताना है दोस्तों। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, तो शब्द के सही रूप का चयन करना है। यहाँ पर तृष्णा लिखा हुआ है चार प्रकार से, तो जो भी सही है आपका शब्द तृष्णा जैसा कि लिखा जाता है आपका व्याकरण की दृष्टि से, वो आपको राइट आंसर देना है। तो तृष्णा कैसा लिखा जाता है, तृष्णा, ठीक है। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं आपको स्वयं लिखकर देख लेना है, ठीक है। तो ड़ा यानी कि चौथा विकल्प आपका जो आ रहा है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है, या तो आपका संस्कृत में पूछ लिया जाता है या फिर आपका हिंदी में पूछा जाता है, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा, कवित्री, कवि, कवयित्री या फिर कवियत्री। तो स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको कवि का, तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो कवयित्री यानी स्त्रीलिंग कवि का कवयित्री ये रूप बनेगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। संस्कृत,
तद्भव, तत्सम या फिर तत्पुरुष। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताना है आपको। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा, जैसे कि आपको 4 विकल्प में दे दिया किसी का भी नाम लिख करके, अब आपको उसमें से पूछ लिया जाए कि तत्सम इनमें से छांट करके बताना है कौन सा एक तत्सम है। तो अब आपने तत्सम की परिभाषा पढ़ ली है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि दुग्ध है, ठीक है, ये आपका संस्कृत में ही है और आपका हिंदी में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या फिर तत्पुरुष समास। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि आप लोग ध्यान करना, माता पिता, माता पिता, ये क्या है, इसमें माता भी प्रधान पद है पहला, और जो पिता है वो भी प्रधान पद है। तो माता पिता कौन से समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का है। ठीक है, तो यही इसमें पूछा भी जा रहा है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि उदाहरण है आपका जीता जागता माता पिता। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द इसमें से फिर छांटना है। उज्ज्वल लिखा हुआ है आपके सामने 4 प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको स्वयं लिख करके चेक कर लेना पड़ता है। ठीक है, तो उज्ज्वल कैसा लिखा जाता है, उज्ज्वल। ठीक है, इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा उज्ज्वल। तो आपका कौन से विकल्प में है, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। अनुरक्त का विलोम शब्द होगा, तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा, आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। क्या बनेगा अनुरक्त का विलोम शब्द, जल्दी से बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट पेपर देख रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा। और साथियों सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आप लोगों के लिए ये निःशुल्क शिक्षा चलाई जाती है। साथियों एक हमारे द्वारा छोटा सा प्रयास है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर सकें और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर सकें। और जो आपका और हमारा लक्ष्य है वो है 120 प्लस। ठीक है, तो दोस्तों आपको 120 प्लस से अधिक नंबर अर्जित करना है, इसीलिए आपको अच्छे से अच्छे सेट पेपरों का जो कलेक्शन है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथियों आपको केवल देखना होता है, इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तब आप लोग हमारे भाई बहन हैं, एक DS राजपूत एजुकेशन परिवार का हिस्सा हैं, तो आप लोग बेझिझक बिना किसी दबाव के आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं। ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो, क्योंकि आप लोग भी हमारे भाई बहन हैं, इसलिए आप लोग हमें अपनी समस्या को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। जो भी आपको समस्या होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। अब आ गया आपके सामने, अभी आपने कुछ क्वेश्चन पहले आपने तत्सम की परिभाषा पढ़ी थी कि जो संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो अब आपको छांटना है और बताना है कि कौन सा होगा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू या फिर निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि ज्यों के त्यों कौन से शब्द आते हैं। तो जैसा कि आपने शर्करा देखा होगा, पवन देखा होगा, ज्येष्ठ देखा होगा और अग्नि सुना होगा। ठीक है, ये सभी आपने सुने हैं, पढ़े हैं नाम, तो ये संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द आपके प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में भी। तो शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है और आपका अग्नि है। ठीक है, तो यही आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो इन शब्दों में से आपको कु उपसर्ग वाला छांटना है कि जिसमें कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचाल। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है, बताना है। तो कु
कुकर्म, इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है कुकर्म, इसमें भी आपका लगा हुआ है कुचाल, कुशल, कुशल, ठीक है। तो कुशल नहीं पढ़ सकते, कुशल, तो इसमें आपका कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में लगता है, ठीक है, और आपका उपसर्ग जो होता है वो शब्द में आगे लगता है। तो आपको इन प्रत्यय बताना है, पुजा, ऋण, कठिन, चिन्ह या फिर मीन। अब आप लोग सस्पेंस में पड़ गए होंगे कि सर इसका आंसर क्या दें। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पढ़ना है पूजा, ऋण, इन आ रहा ना, कठिन, कठिन, चिन्ह, मीन, ठीक है, पुजारिन इनमें आ रहा है, ठीक है। तो पुजारिन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे अपन क्या कहते हैं। तो कौन सा समास होता है जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे अपन क्या कहेंगे। कर्मधार समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर आपका द्विगु समास। तो आपको इसमें पढ़कर ही याद आ गया होगा कि कौन सा है, ठीक है। तो आपका द्विगु समास है, इसमें जो पहला पद होता है वो आपका संख्यावाची होता है या संख्यावाचक होता है, ठीक है, और वो किसी समूह विशेष का बोध कराता है। तो आपका यही जो है वो ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्व समास है। अब आपको बता दिया गया था कि आपका द्वंद्व समास क्या है। साथियों आपको समास पढ़ा दिए गए हैं विथ ट्रिक के साथ। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो द्वंद्व समास जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो माता पिता एक इसका बहुत ही शानदार आपका उदाहरण भी था, लेकिन इसमें आप लोगों को बताना है। तो साथियों द्वंद्व समास की एक विशेषता और होती है, जैसे कि आपने माता पिता पढ़ा था तो बीच में ये चिन्ह आपका लगा होता है माता पिता, ठीक है। तो ये आपका जहाँ भी चिन्ह दिख जाए वो क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। लगभग लगभग संभवतः यही सत्य होता है, ठीक है। तो नर नारी आपका ये तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है। तो नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है, शहरी, नागर, नगरवधु या फिर आपका नौकर। तो नगर में रहने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताना है आपको। तो नगर में रहने वाले को जो कहा जाता है वो नागर कहा जाता है, ठीक है। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है, शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा एक जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो किस में आपका नहीं है, तो शैशव में आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लकड़ी में है, लोहा में है और पुस्तक में है, लेकिन आपका शैशव में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या फिर निसार खेलता है। तो संप्रदान कारक बताना है। संप्रदान ये भी आपको कारक भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं, हर एक आपको विथ ट्रिक के साथ पढ़ा दिया गया है। तो साथियों अगर आपने वो वीडियो को देखा है तब तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक बताई थी कर्ता ने कर्म को। अब आप लोग देख सकते हैं संप्रदान का क्या आता है, तो जल्दी से बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संप्रदान को, ठीक है, को दिए अलग होने में, ठीक है। तो ये आपका राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, राजा ने निर्धनों को, ठीक है, को कंबल दिए। तो ये तीसरा जो है वो आपका संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो क्या है, वह स्वतः ही जान जाएगा में क्या है, वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या फिर आपका अनिश्चयवाचक। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो साथियों वह स्वतः ही जान जाएगा, तो वह क्या है, निजवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह निजवाचक, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है आपका। संयुक्त क्रिया का बताना है, रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो क्या है मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य आप लोग समझ गए होंगे, संयुक्त वाक्य, ठीक है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है। तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं,
सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, या फिर जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने क्या लगाया है? जिसका अर्थ सरलता में समझ में आ जाए, या फिर जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, या फिर आपका चौथा क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। 52 का कमेंट करिएगा आप लोग आंसर। तो दोस्तों सरल वाक्य वह कहलाता है जिसमें एक तो उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो, वो क्या कहलाता है? सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। यानी कि आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर है इस आपकी प्रैक्टिस सेट पेपर में। अगर आपको पसंद आए हों तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों आप लोगों में से कम 70% वो प्रैक्टिस सेट पेपर देखते हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 30% ही लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और वीडियो को वॉच करते हैं। तो यार आप लोगों से निवेदन है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत से आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराता हूं। थोड़ा सा आप लोग भी अपना सहयोग करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको समस्या होती है तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सलाह देना चाहते हैं तब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर वीडियो अच्छे लगते हैं तब तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो आपका ये एग्ज़ाम जो है यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट जो है कि आपका हार्ड होने वाला है, क्योंकि इसके प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है दोस्तों। हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप लोगों को केवल उनको वॉच करते चलना है। ठीक है, और अपने दिमाग में सेव करते चलना है। तो मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन खरीदारी, घूमना या फिर बाजार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में जो उद्देश्य होगा वो मोहन ही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। अब आपको मिश्रित वाक्य बतलाना है। तो मिश्रित वाक्य क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आपको पहले भी पढ़ा बता दिया गया है इससे पहले, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ये क्या है? एक मिश्रित वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आपको सारे के सारे विराम चिन्ह से संबंधित वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? विषम्यवाचक चिन्ह, विषम्यवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर आपका निर्देशक चिन्ह। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो साथियों वो चिन्ह जो होगा वो कहलाएगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? इस प्रकार से आपके 4 विकल्प यानी कि आपके सामने दिए हुए हैं। तो अब आपको वो बताना है कि जिसमें सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो पत्र आज आया है वो कहाँ है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर को सामने देखकर खाली स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। तो शेर को सामने देखकर क्या भरा जाएगा खाली स्थान में आपका? तो मैं शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, तो ऐसा ही होगा आपके सामने। ठीक है, अचानक से आपके सामने शेर आ जाएगा तो क्या होगा? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, यानी मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, घबराहट से आप लोगों पसीना पसीना हो जाओगे। ठीक है, ये आपका चौथा विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही मुहावरा है तो नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना या आंखों में कचरा डालना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, सही मुहावरा जो होगा, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, यानी किसी को धोखा देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होता है? पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या फिर हाथ फैलना। तो क्या बनेगा? हाथ ना आना, इसका निकटतम अर्थ क्या बनेगा?
जल्दी से बताना है। हाथ ना आना यानी कि पकड़ में ना आना, ये आपका सही निकटतम अर्थ बनेगा। तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले जरूर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर फिर जाना का अभिप्राय है। तो सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या हो जाएगा? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताना है आपको। तो साथियों इसका सिर फिर जाना यानी कि चक्कर आ जाना, पहला ही विकल्प आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों स्वस्थ रहें, खुश रहें, स्टडी आप लोग कंटिन्यूअस करते रहें, इसी आशा के साथ मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।